हाय एवरीवन, फ्री फायर ज्ञान वे टू सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हमने जो है चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 1 किया था उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि इंट्रोडक्शन, और इसके साथ साथ हमने एक टॉपिक कवर किया था, वो था व्हाट इज लिविंग। और हमने व्हाट इज लिविंग में जो बेसिकली 4 चीजें पढ़ी थी वो थी ग्रोथ, reproduction, metabolism and consciousness। हमने जो ग्रोथ में पढ़ा था, हमने 2 टाइप के ग्रोथ्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। हमने रिप्रोडक्शन के भी 2 पार्ट पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था और कॉन्शियसनेस पढ़ी थी। मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको 2 चीजों के बारे में बताया था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है और साथ ही साथ कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। जो ग्रोथ है इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर होगा, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सच एज म्यूल्स, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। देन हमने मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, और कॉन्शियसनेस के बारे में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द अदर टॉपिक, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हम यहाँ देखेंगे कि एक्चुअल में डाइवर्सिटी का मतलब क्या है और ये हमारे लिविंग वर्ल्ड में कैसे वेरी करता है। ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, वेराइटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं अपनी सराउंडिंग में। ठीक है, वो हो गया हमारा डाइवर्सिटी। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम अपने सराउंडिंग में बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें ना अपने सराउंडिंग को, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमें हर्ब्स देखने को मिलते हैं, श्रब्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स, डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब हमें देखने को मिलते हैं अपनी सराउंडिंग में। ठीक है। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आईज के थ्रू नहीं देख सकते, कैन नॉट सी विद नेक्ड आईज। ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया। ठीक है, बट हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि कितनी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमें हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें अपने सराउंडिंग में देखने को मिलती है। बेसिकली बायोडाइवर, जैसे कि अगर हम बात करें ना कि फॉरेस्ट हो गया और डेजर्ट्स हो गए और प्लेट्यूज हो गए, मतलब वास्ट एरियाज की बात अगर करें, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, डेजर्ट्स की, और इसके अलावा प्लेट्यूज हो गए या प्लेन्स हो गए। ठीक है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट वास्ट एरियाज को देखें, तो हर जगह जो नंबर ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, नंबर ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वेरी करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। यही डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो हमें देखने को मिलते हैं, ये होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज
द नंबर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो वेरिएबल है, मतलब कि हर जगह अलग अलग होंगे। हमें हमारे सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग नंबर्स में मिलेंगे, या मतलब कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो उन ऑर्गेनिज्म की इनहेबिटिंग है, मतलब कि उनका रहने का जो तरीका है किसी पर्टिकुलर जगह पर, हर जगह पर उनके रहने का तरीका अलग हो सकता है। बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा ठंड सह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ठंड नहीं सह सकते। ठीक है, सो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हुए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वेरी कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस। अब डाइवर्सिटी क्या है, डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ हैबिटेट। ठीक है, और डिस्टिंक्ट बायोटा। ठीक है, हैबिटेट मतलब क्या हो गया कि उनके रहने की जगह, मान लीजिए वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह सकते हैं या फिर एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो कि एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो रहने का तरीका उनका लैंड पर अलग होता है। जो ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि लैंड पे रहते हैं तो वो वाटर में रह सकते हैं, और जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो लैंड पे रह सकते हैं। सच एज फिशेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे कैन नॉट लिव ऑन टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, और सच एज लायंस कैन नॉट लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, सबका अपना अपना हैबिटेट है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज जो है डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम देखते हैं कि जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी जगह पर अगर हम घूमने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलर जगह, तो पहली बार हमें वो चीजें नहीं पता होती है, हम कुछ कम चीजें ही एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, बट अगर हम दोबारा उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज हमें पहले से उस जगह की कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम कुछ एक्सप्लोर करें नई जगहों को या फिर पुरानी जगहों को, तो हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम पहली बार डिस्कवर नहीं कर पाते क्योंकि हमें उस जगह की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे बोला गया है जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना ज्यादा हमें आइडिया होगा और हम डिस्कवर करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि हम ऐसा क्यों होता है कि हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सब जगह का एनवायरमेंट कंडीशन अलग होता है। ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन एंड ड्यू टू डिफरेंट एरियाज एंड टाइम, द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ एवरी स्पीशीज इज डिफरेंट। द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ एवरी स्पीशीज वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, मतलब कि जो एक या दूसरा स्पीशीज है ना, अगर हम उन्हें कंपेयर करें ना, तो उनके अंदर जो रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है वो डिफर करती है। रेंज ऑफ टॉलरेंस मतलब क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ टॉलरेंस मतलब कि सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है किसी पर्टिकुलर चीज को सहने की। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ठंड में रहते हैं, सच एज इन पोलर रीजन्स हमें पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं, वो ठंड में रहने की उन्हें आदत है, वो रह सकते हैं। बट यहीं अगर हम यहाँ ट्रॉपिकल रीजन से मंकीज को पोलर रीजन पे लेके जाए ना, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका रेंज ऑफ टॉलरेंस ठंड को इतना टॉलरेट करने का रेंज कम है। ठीक है, सिमिलरली देखा जाए तो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यहाँ के मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट क्लाइमेट को अडेप्ट कर पाते हैं, जो दूसरी जगहों पर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो है हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन या एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, सच एज जो कि सॉल्टी एरियाज में रहते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, जो कि सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, उन्हें टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म हॉट स्प्रिंग में रहते हैं हम उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेंस।
ठीक है। सो ये हो गया। और बेसिकली जो मिथेनोजेंस होते हैं ना वो गट में प्रेजेंट होते हैं किन के, रूमिनेंट एनिमल्स के। और रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं, काउ एंड बफेलोज। ठीक है। और वो बेसिकली वहाँ क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, मतलब CH4 गैस रिलीज करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है। तो ये था कि सबका अपना अपना रेंज ऑफ टॉलरेंस है, सब लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सबका अपना अपना एक हैबिटेट है। अब बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बायोस एंड द अदर वन इज डाइवर्सिटी। और ये जो दोनों ही वर्ड्स हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स या वेरियस डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हमें अपने सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं, दिस ऑल कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड जो स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती है, सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया। उनके साथ साथ हो गए एल्गीज, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि हमारे अर्थ पर हैं, अक्कर करते हैं, रहते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल चाहे वो टेरेस्ट्रियल रीजन में रह रहे हों या फिर एक्वेटिक रीजन में। ठीक है। सबका अपना अपना एक हैबिटेट है, सबका अपना अपना रेंज ऑफ टॉलरेंस है। ठीक है। सो ये हो गई हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि एक IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड उससे मिल रहे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। ठीक है। जो हमारे फ्यूचर में यूज हो सके। तो IUCN के फुल फॉर्म क्या है हम ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अब IUCN डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कि अब तक हमने टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है और उनके बारे में पढ़ा है। बट अभी भी मिलियन ऑफ ऐसे स्पीशीज हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के जिनके बारे में ना तो हम जानते हैं और ना ही हम डिस्क्राइब कर पाए हैं अब तक। मतलब अभी भी ऐसे मिलियन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमें जिन्हें डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है। Hence there is a need, किस चीज की नीड है यहाँ पर, फॉर स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड नेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिससे कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जान सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये करना, बिकॉज हम क्या करते हैं ना कि हमें अपने सराउंडिंग में हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे हैं, या आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, इवन हमने ऐसे देखे हैं जिन्हें पर्टिकुलर एरिया में उनके लोकल नेम से जाना जाता है। ठीक है। उनके लोकल नेम से जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, चाहे वो हम सिटीज में देख लें या स्टेट हो गया या एक कंट्री में देखी जाए। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ के जो पर्सन होते हैं, जो वहाँ के प्रॉपर एक लोकल पॉपुलेशन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट उनका लैंग्वेज होता है और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लावर है, मान लीजिए कोई भी हिबिस्कस फ्लावर हो गया, अगर हम उसे यहाँ पे हिबिस्कस कहते हैं, गुड़ेल का फूल जो होता है हिंदी में। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मान लो कोई फॉरेन से मतलब कोई पर्सन आया, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका से कोई पर्सन यहाँ आया, तो जरूरी नहीं है ना कि उस पर्सन को ये पता हो कि
हम हिबिस्कस किसे कहते हैं, या हिबिस्कस ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से यहाँ पर गुड़ैल के फूल को हिबिस्कस बोला जाता है तो पर्टिकुलर उसी नेम से हर जगह जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर नाम से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने अपने लोकल एरियाज में जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाता हो, इसलिए स्टैंडर्डाइज नेमिंग की ज़रूरत है, जिससे कि एक ऐसा नेम दिया जा सके पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल को, जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका वो नेम एक्सेप्टेबल हो, जिससे कोई भी पर्सन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी नीड इसलिए है ताकि साइंटिफिक नीड फॉर सिंपल, स्टेबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर नेमिंग of living world has generated for a process called nomenclature. Nomenclature क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम एक सिंपल, स्टेबल और इंटरनेशनल मेथड को एक्सेप्ट करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसका नाम देते हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, फिर वो पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हमें जिसका भी जो मन किया हमने बस उठा के रख दिया कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नेम तभी दे सकते हैं जब हमें पता हो, जब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसका काइंड एंड फीचर, मतलब वो किस तरीके का है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर्स किस पर्टिकुलर चीजों से मिलते जुलते हैं, तभी हम उसको नाम दे सकते हैं। और दूसरा, जब हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर पाए प्रॉपरली कि वो किस चीज से जुड़ रहा है या किस चीज से मिलता जुलता है, ठीक है। और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए, और ये पर्टिकुलर तरीके को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। किसी भी चीज के फीचर्स और उसकी आइडेंटिटी को अच्छे से जानना ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। अब हमें पता है नोमेनक्लेचर के जितने भी स्टेप्स है कि हम नेमिंग कैसे करते हैं, हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है, हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आई होप आपको इतना समझ आ गया हो जो भी हमने आज पढ़ा और इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, फ्री फायर ज्ञान वे टू सक्सेस। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर नोटिफिकेशंस, ताकि आपको इजीली अपनी क्लास 11th और 12th के सारे टॉपिक्स क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच।